students. Today we are going to start with Birches by Robert Frost. कल हम लोगों ने ये पोएम पढ़ी थी. आज हम उसका इंट्रोडक्शन और एनालिसिस के बारे में हमने कल बात की थी. बर्चेस पोएम को उसने क्यों लिखा है, किस बारे में लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्या व्यूज़ हैं स्विंगर ऑफ बर्चेस के बारे में. He himself was a swinger of birches and all that. Now we will start with the poem. When I see birches bend to left and right, as ice storms do, often you must have seen them. So, जो फर्स्ट पैरा है पोएम का, उसकी बात कर रहा है वो पोएट. He has himself being a swinger of birches. As such, he has been able to watch their behavior, including bending. जैसा कि हमने कल भी बात की थी, तो ये जो बर्चेस के जो पेड़ हैं जो कि रोड के दोनों साइड में लगे हुए हैं, और इन पेड़ों को जब आप वो देखता है तो ये पेड़ जो हैं, ये बर्चेस के ट्रीज़ जो हैं, ये बेंड हो रहे हैं. ठीक है. अब ये बेंड हो रहे हैं तो उसके बेंडिंग के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो उसके माइंड में आते हैं पोइट के. और वो ये मानता है कि क्योंकि वो खुद भी स्विंगर रहा है बर्चेस का, तो यूजुअली जो बच्चे थे वो आकर उन बर्चेस के जो ट्री की जो ब्रांचेस हैं जो नीचे को बेंड हुई हुई हैं, उन पर उनसे वो झूलना शुरू कर देते हैं. एंड दे स्टार्ट क्लाइंबिंग द ट्री एंड ऑल दैट. तो वो उसकी जो बेंडिंग का बिहेवियर है, वाई दीज ट्रीज़ आर बेंडिंग, इस पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पर वो मेडिटेट कर रहा है और उस बारे में वो बात कर रहा है. नाउ व्हेन ही सीज बर्चेस बेंडिंग टू द लेफ्ट एंड द राइट beyond the rows of erectly standing trees, he tends to imagine that they have been bent by some boys swinging on them. But then he thinks that birches cannot be bent down so permanently by the swinging as they can be bent by ice storms. So, in the first paragraph, it is made clear कि इनकी जो बेंडिंग है, क्योंकि दूसरे ट्रीज़ जो हैं दे आर इरेक्टेड स्ट्रेट, है ना, दे आर इरेक्टिंग. दूसरे जो पेड़ हैं वहाँ खड़े हुए हैं इरेक्टली स्टैंडिंग ट्रीज़. इरेक्टली स्टैंडिंग ट्रीज़ से मतलब है वो ट्रीज़ बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बेंड डाउन नहीं हो रही हैं, ज़मीन को नहीं छू रही हैं. तो उससे ये साफ पता चलता है कि जो बॉयज़ हैं वो इन पे स्विंग कर रहे होंगे. बट अल्टीमेटली पोइट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि बिकॉज ऑफ आइस स्टॉर्म्स, ये जो बर्चेस के जो ट्रीज़ हैं they are bending. Loaded with ice, a sunny winter morning, as the stir cracks and crazes their enable in lines तक लिया है. ये जो लाइंस हैं, फर्स्ट और लास्ट लाइन मैंने पोएम की ले ली है. बाकी आपके पास बुक है, आप उसमें देख सकते हैं. द पोइट इज़ अ स्पीकर इन दिस पोएम मीन्स ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ. पोइट जो है वो स्पीकर के फॉर्म में अपनी बात हमें बता रहा है कि जब वो रोड के दोनों तरफ खड़े हुए इन बर्चेस के ट्रीज़ को देखता है तो क्या बातें उसके मन में आती हैं. फर्स्ट जो बात उसके मन में आई, क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, तो उसने सोचा कि बॉयज़ मस्ट हैव बीन डूइंग दिस थिंग, है ना, कई लड़कों ने ये काम किया है. लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि दीज ट्रीज़ आर कवर्ड विद आइस, तो उसे पता चल गया कि बिकॉज ऑफ द आइस स्टॉर्म this bending has been done. So now what he says is that the latter might have been seen birches loaded with ice on a sunny winter morning after it had stopped raining. When the wind blows, they produce a sound like that of iron by clicking against themselves and become many colored because of the cracks in their enamel caused by their movement in the wind. अब जब वो बर्चेस की ट्री को देखता है तो रेन जो है, आइस जो है, वो आइस स्टॉर्म रुक चुका है, रेन रुक चुकी है, और सनी विंटर मॉर्निंग है. रेन के स्टॉप होने के बाद में जब हवा चलने के साथ में, तो कैसी आवाज़ आती है, जैसे कि लोहे की, साउंड लाइक डेट ऑफ आयरन,
क्लिकिंग साउंड आती है ना, तो ऐसे ही वो तड़ 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 करके जो बर्फ़ है, जो पेड़ों को जिसने लाद रखा है, वो कड़क रही है, तड़क रही है, टूट रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द सन, है ना, हीट से धीरे धीरे वो पिघल रही है और ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड साथ ही साथ उस साउंड से वो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बिल्कुल कांच की तरह लग रहे हैं, ग्लास की तरह। तो जैसे ग्लास ब्रेक होता है तो एक आवाज़ होती है, तो वैसे ही आवाज़ हो रही है। और उस पर लाइट पड़ने से वो मैनी कलर्ड, उसमें कई सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं उन क्रैक्स के अंदर से। और एक इनेबल कहते हैं जब हम किसी हार्डर सरफेस को, हार्ड चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है डैट इज़ कॉल्ड इनेबल। जैसे हम कोकोनट को तोड़ते हैं तो उसका अंदर का इनर पार्ट जो होता है वाइट वाला, जिसमें पानी होता है और जिसके हम खाते हैं जिस फ्रूट को, तो वो जो इसका इनेबल होता है, कॉज्ड बाय देयर मूवमेंट इन द विंड। और ये सारी आवाज़ें कैसे हो रही हैं? जब विंड के चलने के साथ, हवा के चलने के साथ, ब्रीचेस के जो ट्रीज़ हैं उन पर जो आइस है वो ब्रेक हो रही है। सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स। और धीरे धीरे क्रिस्टल के जो शेल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, वो शेड होने लगते हैं, पिघल कर, मेल्ट होकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो the warmth of the sun makes the fragment snow that looks like crystal shells fall down from the birches like such big heaps of broken glass that one thinks that the inner dome of the heaven has been broken into pieces and has fallen down in the shape of shattered fragments of its broken glass. Now, in these lines, फ्रॉस्ट जो है वो हमसे कह रहा है कि जो सन की वार्मथ है, उस वार्मथ ने, उस गर्माहट के कारण, सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी के कारण जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में स्नो जो है वो क्रिस्टल शेल्स की तरह, क्रिस्टल के शेल, क्रिस्टल आपने देखा होगा कितना चमकता है। क्रिस्टल जो होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल, कोई भी चीज़ क्रिस्टल कब कहलाती है? जब वो पारदर्शी होती है, बिल्कुल क्लीन होती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आइस जो है वो भी क्रिस्टल के शेल की तरह लग रही है। और वो जब वो गिर रही है ना, बर्चेस के ट्रीज से जब वो बिग हीप्स में गिर रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्लास ब्रोक होके गिर रहा है, ब्रोकन ग्लास के फॉर्म में। ऐसे देखने पे आपको लगेगा, जैसे कोई देखेगा तो सोचेगा कि अरे कितना सारा ग्लास टूट के गिर गया है। और इतना सारा बर्फ़ जो नीचे आके गिर रही है ग्लास के फॉर्म में, जो ब्रोकन ग्लास की तरह लग रही है, ऐसा लगता है जैसे कि हेवन का जो इनर डूम है, अंदर का जो इनर डूम, अंदर का जो सेफल्कर और अंदर का जो पूरा इसको आप कह सकते हो छत है ना, वो आके नीचे ज़मीन पर गिर गई है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो वो शैटर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास जो है वो किसके लिए यूज़ कर रहा है पोइट? ऑफ फॉर दैट आइस। वो जो आइस लेडन ब्रांचेस थी वो अब जस्ट बिकॉज ऑफ द वार्मथ ऑफ द सन, वो उस पे से वो जो भार है धीरे धीरे हट रहा है और उसके टुकड़े जो हैं ज़मीन पर गिर रहे हैं। और वो टुकड़े बिल्कुल वो इतने क्रिस्टल क्लियर हैं कि बिल्कुल ग्लास की तरह लगते हैं, राइट। दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड, द बर्चेज आर बोर्ड डाउन टू द ड्राई फर्न ग्रोइंग ऑन द अर्थ। आसपास फर्न एक पौधा होता है छोटा, उसके रोड के आसपास जो अर्थ पे उग रहा है, बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ स्नो ऑन देम। तो ये फर्न जो आसपास उगा हुआ है, बर्चेस जो हैं वो बर्चेस के जो ट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा छुप गए हैं कि उनकी जो टहनियाँ हैं, उनकी जो शाखाएं हैं वो ज़मीन को छू रही है। लेकिन इतने फ्लेक्सिबल हैं ये ट्रीज़ की ब्रांचेस दैट दे हैव बोर्ड डाउन, अर्थ को छू रही हैं बट दे हैव नॉट, मतलब कहीं से भी आप उनको ये नहीं कह सकते हो दे आर ब्रोकन, दे आर नॉट ब्रोकन। वो सिर्फ टिल्टेड हैं, दे आर टिल्टेड डाउन बट दे आर नॉट ब्रोकन। However, they are bowed down so much for such a long time that they cannot straighten themselves. क्योंकि रेगुलरली बच्चे वहाँ विज़िट करते हैं उन ट्रीज़ पर कि उन टहनियों को पकड़कर वो स्विंग करते हैं, झूलते हैं। और रेगुलरली ये एक्टिविटी होने से क्या हुआ है कि ये ब्रांचेस जो हैं दे आर इन अ
डाउन पोजीशन, वो ऐसी बोर्ड डाउन खड़ी रहती हैं, बोर्ड जैसे नीचे की तरफ झुकी हुई, जैसे किसी ने सिर झुका रखा हो, तो ऐसा लगता है जैसे ट्री ने भी अपना सिर झुका लिया है ज़मीन की तरफ, और वो जो उसकी ट्री की जो ब्रांचेज़ हैं वो उसी पोजीशन में रहती हैं। एंड और इतनी बार इतना ज़्यादा वो बो डाउन हो गई हैं दैट दे कैन नॉट स्ट्रेटन देमसेल्व्स। अब प्रेजेंट स्टेट में अगर आप देखें कि आप आइस तो भाई पिघल गई है ना, आइस तो हट चुकी है, तो अब वो स्ट्रेट हो जाए, नो, दैट कांट बी पॉसिबल नाउ, क्योंकि रेगुलरली जो उसे झुकाया गया है इस वजह से वो परमानेंटली उसी कंडीशन में आ गई हैं, अब वो स्ट्रेट होके नहीं खड़े हो सकती। देयर ट्रंक्स lie arched on, bent down in the woods even several years later। आगे आने वाले कई सालों तक भी वो जो उसका ट्रंक को छूती हुई, यानी उसका जो तना है, उसके ट्रंक्स जो हैं वो आर्च के फॉर्म में, जैसे आपने देखा होगा आधा सर्कल आर्च का फॉर्म बना लिया उसने, और उनकी ट्रेल्स लीव्स जो हैं ट्रेलिंग ऑन द ग्राउंड, उसकी जो लीव्स हैं, पत्तियां जो हैं, ट्रेल का मतलब होता है छूती हुई आगे पीछे जा रही हैं, जैसे हवा चलती है उसके साथ वो लीव्स जो हैं ट्रेल हो रही हैं, आगे पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा है उनमें। लाइक द गर्ल्स हु सिट ऑन देयर हैंड्स एंड नीज स्प्रेडिंग देयर हेयर ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। अब जब आप इस सीन को देखते हो, इस ट्री के लीव्स को, इस ट्री की ब्रांचेस को, है ना, इस तरह से झुका हुआ देखते हो, तो क्या लगता है, एज इफ़ कोई लड़की जो है, लाइक गर्ल ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेड, लड़की अपने हाथों पर और अपने घुटनों के बल बैठी है, और उसने अपने सिर के बालों को अपने मुंह के आगे डाल रखा है। किस लिए डाला रखा है? सुखाने के लिए। जब हम गीले बालों को सुखाते हैं ना, इसी तरह से, तो अपने मुंह के आगे उन्हें झुका रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो आगे का जो सीन है, आगे का जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो ऑब्स्टेकल का काम कर रही है, उनके फेस के आगे उनके बाल आ गए हैं, उन्होंने इससे ढक लिया है, टू ड्राई इन द सन, और अपने हेयर से अपने हेड को नीचे टिल्ट करके, अपने हेयर को आगे करके, अपने फेस को कवर करके, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू ड्राई देयर हेयर इन द सन, अपने बालों को सन में सुखा रही हैं, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा इट अपीयर्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है उस ट्री की ब्रांचेस को बो डाउन करते हुए। जब आप देखेंगे इन बेंट ब्रांचेस को, इन झुकी हुई ब्रांचेस को, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। When I was young, but I was going to say when truth broke in। अब पोइट कहता है कि अभी वो कुछ कमेंट करने ही वाला था इस बारे में, तभी उसको सच्चाई पता चली, that with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cows. ओके। जब मैं सच कहने वाला ही था तो सच मेरे सामने आ गया, और वो क्या कहता है, सच क्या था कि जो आइस स्टॉर्म्स की बात मैं सोच रहा था, पहले मेरे दिमाग में ये आया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ आइस स्टॉर्म, बर्फ़ का तूफ़ान आया था, और वो जो बर्फ़ इस पेड़ की पत्तियों पर, टहनियों पर आकर गिरी थी, शायद उस वजह से ये पेड़ बेंड डाउन हो गए थे। बट आई फेल डैट, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ, अब मेरे साथ सामने सच आया कि कुछ बॉयज़ जो थे, लड़के जो कि अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं, बॉयज़ का मतलब यहाँ पर उस कॉव बॉय से है जो कि अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाता है जंगल में, मेडोज़ पे, वो ताकि वो ग्रेज़ कर सकें। तो वो जो बॉय है, हु हैड गॉन टू फेच द काउस मस्ट हैव बीन बेंडिंग देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो घर से अपनी गायों को लेकर आते हैं, और गायें जो हैं वो मेडोज़ में ग्रेज़ करती रहती हैं। तब तक वो क्या करें, दे आर फ्री। तो जब तक वो क्या करते हैं, अब वो टाउन में तो रहते नहीं हैं, उनकी और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, यही उनका गेम है, यही उनका खेलने की जगह है, यही उनकी सीखने की जगह है। तो दे हैव लर्न टू प्ले, दे डोंट हैव अर्बन गेम्स टू प्ले लाइक बेसबॉल or anything like that, या wrestling match or anything like that. So this is their game of swinging the birches। तो यही उनका गेम है कि while उस टाइम जब वो फ्री होते हैं, their cows are grazing, and उस टाइम वो इन birches को
स्विंग करने का काम करते हैं. दे कुड प्ले ऑल अलोन, मतलब उनको किसी कंपेनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वाई? बिकॉज बर्चेस ट्रीज आर देयर. वो आराम से उसकी टहनियों पर झूलते रहते हैं, उन पर इंजॉय करते हैं, ट्री पर क्लाइंब करते हैं. तो दे कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन, है ना. उनको किसी कंपेनियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज. अब ये जो बच्चा है जो खेल रहा है वो कहता है कि कभी एक टहनी पर चढ़ता है और फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, और ऐसे करके उसने एक एक टहनी को जब तक नीचे झुका नहीं देता, उसके फोर्स से वो टहनियाँ नीचे झुक नहीं जाती, तब तक वो पेड़ से उतरता नहीं है. ओके, सो ही सेज वन बाय वन he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one but hung limp, not one was left for him to conquer. तो ये ट्री जो है वो उसके लिए उसकी विक्ट्री का सिंबल है ना. जैसे वो उस ट्री की टहनियों से पर झूला झूलता है, एक एक टहनी को पकड़ के वो झूलता है, और जब तक उस पेड़ की सारी टहनियाँ वो कॉन्कर नहीं कर लेता, उन पर जीत हासिल नहीं कर लेता, तो यानी उनको झुका नहीं डालता, तब तक वो उस पेड़ से उतरता नहीं है. तो द ओनली गेम जो इसके लिए यहाँ पर है वो क्या है? स्विंगिंग बर्चेस. तो ही हैड क्लाइम्ड ऑल द ब्रांचेस ओन्ड बाय हिज फादर, बेंड देम, स्विंगिंग अप एंड डाउन. और उसके बाद क्या होता है? जब आप कंटिन्यूसली आपके वेट से वो ब्रांचेस पर आप झूला झूल रहे हो, तो ये जो ट्रीज़ हैं दे बिकम लिम्ब एंड नन ऑफ देम कुड स्टैंड इरेक्ट. लिम्ब मतलब लंगड़ा हो जाना. जब आप प्रॉपरली चल नहीं पाते तो कहते हैं ना लिम्बिंग हो रही है. ही इज़ लिम्पिंग. LIMPING लिम्पिंग होता है. LIMB लिम्ब का मतलब है दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ कर्व्ड पोजीशन. अब आप आर्च्ड पोजीशन में हमेशा खड़े रहोगे. आर्च्ड पोजीशन में रहते हैं वो ट्री के जो ब्रांचेस हैं. दे कांट गेट देमसेल्व्स टू स्ट्रेट नहीं हो सकती वो, है ना. गेट देमसेल्व्स अप, कि आप उनको ऊपर कर दो. पहले वो ऊपर थी और अब उनको छोड़ दिया. जब झूलने के वाले बच्चे चले गए तो वो ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं फोर्स से स्टैंड अप हो जाएंगी. नो, वो जो इरेक्टिंग पोजीशन थी उनकी, उसको ख़राब कर दिया उसने. कंटिन्यूसली रोज़ वो वहाँ आ रहा है, रोज़ उन पेड़ों पर चढ़ रहा है, रोज़ हर पेड़ की एक एक टहनी पर वो चढ़कर झूला झूलता है, और अब उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है. दे आर परमानेंटली स्टैंडिंग इन दैट आर्च्ड पोजीशन. उसी आर्चनेस, तो उसकी सारी स्टिफनेस जो है ट्री की ब्रांचेस की, दे हैव गॉन was gone, and not a single tree was left unconquered and unbent by the boy. ठीक है. तो सारी ट्रीज़ की जो टहनियाँ हैं पेड़ की, सभी कॉन्कर, सबको जीत लिया है उसने. कोई भी ऐसी नहीं बची है जो कि उसने झुका नहीं दी है. He learned all there was. Now, he learned all there was to learn about not launching out too soon, and so not carrying the tree away clear to the ground. Means he had acquired all knowledge. He had learned all. He had to learn about not launching out too soon. बहुत जल्दी से वो सरेंडर नहीं कर रहा है, जल्दी से लॉन्च आउट नहीं कर रहा है ना. उसने जो कुछ भी सीखना था, सारी नॉलेज उसने एक्वायर कर ली है. जो कुछ भी इस संबंध में उसका ज्ञान अर्जित करना था, वो सारा ज्ञान उसे प्राप्त हो गया है. इसलिए वो लॉन्च्ड आउट नहीं हुआ है. टू सून मतलब बहुत जल्दी उसने हार मान ली हो, या सरेंडर कर दिया हो, या वो उन पेड़ों की टहनियों से, उन पेड़ से नीचे उतर गया हो. जब तक उसे लगा कि वो पेड़ की जो टहनियाँ हैं उसने ग्राउंड को नहीं उनको छुआ दिया, है ना, दे आर बेंडिंग, दे आर टचिंग द ग्राउंड, तब तक वो पेड़ से उतरा ही नहीं है. तो उसकी जो एक्टिविटी है, he says he used to climb its top branches in a poised manner, balancing himself with the same pain and care that one bestows while filling cup to the brim. इसका कंपैरिजन देखिए. फ्रॉस्ट ने बहुत
सुंदर कंपैरिजन किया है। वो कहता है उतने ही पॉइज और उतनी बैलेंस, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पे चढ़ना जो है मिलने के लिए, जब तक आपकी बॉडी जो है बिल्कुल पॉइज्ड, बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं होगी, तब तक आप किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। एंड रेगुलरली ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, उसके प्रैक्टिस में आ गया है, डेली वो ये काम करता है, तो वो बहुत ही पॉइज और बहुत ही बैलेंस के साथ, बहुत ही केयरफुली जो है वो पेड़ पर चढ़ता है, बहुत पेन और केयर के साथ, ठीक है। और उसने जिस तरह से हमें जब ये टास्क दिया जाता है दैट यू हैव टू फिल द कप एंड अप टू द ब्रिम इज़ जो लास्ट जो किनारा होता है उसका, उस तक आपको कोई चीज़ भरनी है विदाउट स्पिलिंग दैट, लेकिन उसमें से बिल्कुल भी स्पिल आउट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन रख दी जाए कि उसमें से बिल्कुल भी स्पिल आउट नहीं करना है, देन व्हाट हैपन्स, हमारी आइज़ उसी पे सेंट्रलाइज्ड रहती हैं। हम एक बड़ी धीरे 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 बहुत केयरफुली जो है वो एफर्ट करते हैं। लाइकवाइज यहाँ भी उसने पूरे पॉइज से पूरी बैलेंस मेंटेन करके पेड़ पर वो रोज़ धीरे धीरे चढ़ता है, हर ब्रांच पे वो को कवर करता है, हर ब्रांच को वो नीचे लेकर आता है, लाइक दैट। देन फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब हो जाता है कि सारी ब्रांचेस दे हैव कम डाउन, एंड देन ही यूज टू फ्लिंग हिमसेल्फ फॉरवर्ड विद हिज फीट स्ट्रेच फॉरवर्ड। फिर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपने एरोबिक्स करने वाले बच्चों को देखा हो, तो वो एरोबिक्स करते हैं तो वो ऊपर डंडे पे चढ़ने के बाद में पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं, देन दे लैश डाउन, है ना, देन दे फ्लिंग डाउन, और फ्लिंग डाउन होके जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो वो बिल्कुल अपनी एग्स को स्ट्रेच कर लेते हैं, और लेग्स को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से कि वो गिरे नहीं, ठीक है। तो यानी कि उनका जो बैलेंस वो ऊपर मेंटेन करे हुए थे जब वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था, यानी वो बैलेंस जो कि उसने ट्री पे मेंटेन करके रखा है, सिमिलर बैलेंस को वहाँ भी उसने मेंटेन किया है। वो अपनी फीट को स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड पास जेंटली थ्रू द एयर टू टच द ग्राउंड। हवा में से धीरे से हवा के साथ पास होके स्ट्रेट उसके दोनों पाँव आके ग्राउंड पे चिपक जाते हैं, एंड वी स्टैंड स्ट्रेट ऑन दैट ग्राउंड। ये नहीं कि वो गिर गया है या फिसल गया है, लाइक, बिकॉज इट हैज़ बीन अ प्रैक्टिस, इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस फॉर हिम, और प्रैक्टिस की वजह से वो इतना ज़्यादा, इसीलिए वो कह रहा है दैट ही हैज़ लर्न, ही हैज़ एक्वायर्ड ऑल नॉलेज ऑफ conquering these trees. Okay. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup upon the brim. ठीक है, ये चीज़ हो गई. And so I dream of going back to be and then come back to it and begin over. Now, इसी बात को देखते हुए कि किस तरह से वो जो एक्टिविटी है, जब आप ट्री से उतरते हो नीचे, तब कब उतरते हो, जब आपको लगता है डैट यू हैव कॉन्कर्ड ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द ट्री, नथिंग इज़ लेफ्ट, ठीक है, कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो ही गेट्स डाउन। द पोइट हिमसेल्फ वॉज अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। अपने बॉयहुड को याद कर रहा है, जब वो लड़का था, जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ किया करता था, वो भी ऐसे ही इन्जॉय करता था वुड्स में आके। एंड ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग बर्ड स्विंगर वंस मोर, है ना, वंस अगेन आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। क्यों वो ये करना चाहता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड। these are very important lines, बहुत ज़्यादा बहुत ही मेडिटेटिव, उसका बहुत सारा मेडिटेशन जुड़ा हुआ है। पोइट ने जो ये लाइंस लिखी हैं पोएम ने, लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स broken across it and one eye is weeping from our twigs having lashed across it open. अब वो क्या याद कर रहा है, उन दिनों को जब वो ही वॉज हिमसेल्फ आ स्विंगर ऑफ बर्चेस, और उस समय जब वो बर्चेस पर क्लाइंब किया करता था। तो क्यों क्लाइंब करता था,
जस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी ऑफ कंसिड्रेशंस। इसकी बात मानो, उसकी बात मानो, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, ये करो, ये कर। तो लाइफ जब अनबियरेबल हो गई, बहुत ही पेनफुल हो गई उसके लिए, तो वो कहता है कि अपनी उन वरीज़, अपनी उन ट्रबल्स, अपनी उन प्रॉब्लम से वो सॉर्ट आउट करने के लिए, उनसे बचने के लिए यूज़ टू क्लाइम दोस दैट ट्री, एंड उसके बिल्कुल अपर टॉप मोस्ट पे पहुंच जाता था वो। बिकॉज़ वो कहता है कि लाइफ जो है वो किस तरह है, एक पाथलेस वुड की तरह है। एक ऐसा जंगल जिसका रास्ता आपको नहीं पता, इट्स पाथलेस, मतलब अंधेरा हो रहा है, आपको सूझ नहीं रहा है, आपकी आंखें खुली हुई हैं बट यू कांट सी एनीथिंग, ठीक है, कि घना जंगल है। और ऐसे में क्या होता है, जब आपकी आंखें खुली हैं तो आप जब जंगल में अंदर डीपर जाते हो, आपने कहीं घने पेड़ों को देखा होगा, तो उस पर बहुत सारे कॉबवेब्स भी बने होते हैं। तो वो कह रहा है कि आपका फेस जो है इट बर्न्स एंड टिकल्स। अगर आप उस कॉबवेब से टच कर जाओगे तो आपके फेस पर एक बर्निंग सेंसेशन सा, एक टिकलिंग सेंसेशन सा, गुदगुदी सी हो जाएगी कॉबवेब्स की। एकदम से हम थोड़ा सा झुंझला जाते हैं, हमारे हाथ में ज़रा सा भी वो अगर लग जाता है उसका जाला मकड़ी का, एंड ब्रोकन अक्रॉस इट। और उसको जब हम ब्रोक करके, यानी अगर हम अक्रॉस मतलब उस जाले को हटाकर जब हम उसके आगे पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि किसी पेड़ की कोई ट्विग, अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है जब हम कई बार बस में बैठे होते हैं और हम विंडो सीट पे बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान नहीं है, पास से कोई हमारे पेड़ आ गया और उसकी अगर कोई टहनी गलती से आपकी आँख में लग जाती तो आँख में से जैसे पानी आने लगता है ना, तो इन द सिमिलर मैनर वो कह रहा है कि कुछ जो ट्विग है वो आपकी आँख में लग गई है और आपकी एक आँख जो है इट्स वीपिंग, है ना, उसमें से पानी गिर रहा है, तो लाइक दैट। तो वो यही बात कह रहा है कि ये जो कंसिड्रेशन से का मतलब उसका वही है कि वो जो परप्लेक्सिटीज़ और वरीज़ और चिंताएं और प्रॉब्लम्स जो हैं जब हमें परेशान करती है, तो वो कह रहा है कि उसी पाथलेस वुड में लाइफ जो है वो उसको ऐसे ही पाथलेस वुड की तरह दिखाई देती है, जैसा अनुभव हम ऐसे जंगल में जाके करते हैं जिस जंगल का रास्ता हमें नहीं आता और हम ऐसे उस जंगल को पार करने की कोशिश करते हैं। आई लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल। सो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर चढ़ने के पीछे क्या रीज़न है, दैट ही वॉन्ट्स टू, आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल। ही वॉन्ट्स और ही ट्राइज और ही लाइक्स टू फाइंड एन एस्केप फ्रॉम दिस अर्थ फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर रीचिंग द dead end or the last or the highest branch of that tree, he just wants to hide himself there, and then he wants to come back and begin his life afresh। नई शुरुआत वो फिर से करना चाहता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो एस्केपिज्म की थियोरी उसने चुनी है, जिस पर उससे ज़्यादा विश्वास है, वो हमने बात भी की थी इस बारे में कि जो एस्केपिज्म है आपको फ्रॉस्ट की पोइट्री में देखने को मिल रहा है, दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कीट्स। सो द पोएट विशेस दैट नोबडी इंक्लूडिंग हिज फेट शुड मिसअंडरस्टूड हिज डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम दिस अर्थ। I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. May no fate willfully, है ना, फेट उसको विलफुली मिसअंडरस्टैंड नहीं करे। हाफ ग्रांट वॉट आई विश एंड स्नैच मी अवे, नॉट टू रिटर्न अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर। वो कह रहा है कि मैं जो विश मांग रहा हूँ, मेरी विश जो है आधी ना सुनी जाए, कहीं ऐसी को मेरी विश पूरी कर दी जाए कि मुझे ऊपर तो भेज दिया है आपने, मैं ऊपर पहुँच गया हूँ और मैं नीचे ना आ सकूँ। तो बोल रहा है कि डेफिनेटली उसे वापस आना है, बिकॉज वो एस्केप तो कर रहा है अपनी वरीज, अपनी कंसिड्रेशन, अपनी परप्लेक्सिटीज़ को वो भूलना चाह रहा है। सो बट ही वॉन्ट्स टू रिटर्न टू अर्थ, वापस इस धरती पे वापस लौटना है उसे, नॉट टू रिटर्न। तो वो कह रहा है कि मेरी आधी विश सुन के और मुझसे स्नैच कर लो कि मैं कभी भी इस धरती पर नहीं लौटूँ, क्योंकि अर्थ जो है वो मानता है अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, कि अर्थ इज़ द बेस्ट प्लेस
इसके अलावा वो किसी और जगह के बारे में वो नहीं जानता जहाँ वो इतना अच्छे से जी सकता है. तो what he believes is that it would be, he believes, good for him both to go from and come back to the earth as one does while swinging. तो स्विंगिंग के दौरान जैसे हम ज़मीन से बहुत ऊपर तक, हम किसी को कहते हैं जब झूला खाते हैं और ज़ोर से और ज़ोर से और ज़ोर से, तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल आसमान तक छू लें. तो लाइकवाइज ही वॉन्ट्स टू climb that tree, he wants to go to the highest end of the tree, highest top of the tree, पहुंचना चाहता है. And then he wants to come back to the earth as he is doing every day. मतलब he has been doing every day. ये same process उसका रोज़ चल रहा है. तो naturally he wants to do that. And if a man does not like to be a swinger of birches and live in the two worlds of fact and fancy, he may be a worse man than a swinger of birches. Because यहाँ पर हम fact तो ये है that earth is the right place for love. If you want to survive, you will have to come back to the earth. तो earth जो है वो हमारी reality है. तो वो तो and fancy क्या है, imagination क्या है, that he wants to be a swinger of birches, क्योंकि आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हो. इस एस्केप का काम करती है ये बर्चेस की जो ट्री है, इस पर वो स्विंगिंग क्यों करता है? दैट ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ ऑल द वरीज एंड कंसिड्रेशन फॉर अ लिटिल टाइम. कुछ देर के लिए वो यहाँ से जाना चाहता है, बट ही वॉन्ट्स टू विदड्रॉ बैक. लाइफ से विदड्रॉ करके, उन सारी प्रॉब्लम से विदड्रॉ करके वो वहाँ पर छुपना चाहता है. बट अगेन ही वॉन्ट्स टू कम बैक, बिकॉज उसे नहीं लगता कि कोई और ऐसी इससे बेटर प्लेस हो सकती है जहाँ वो रह रहा है, लाइक दैट. सो ही सेज, आई लाइक टू गो क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस स्नो वाइट ट्रंक टूवर्ड्स हेवन. है ना, जब वो लास्ट वो जो स्नो वाइट बर्फ़ से ढकी हुई वो वाइट उसका जो ट्रंक है, उसके लास्ट ब्रांच पे जब वो पहुंच जाता है तो उसे लगता है जैसे कि वो हेवन की तरफ जा रहा है. टिल द ट्री कुड बियर नो मोर बट ड्रिप्ड टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन. मेरा लास्ट तक पहुंच के क्या होता है कि उसको लगता है कि अब ट्री जो है वो उसका वेट नहीं बियर कर सकती, और वो डिप्ड इट्स टॉप, अपनी जो टॉप है यानी अपनी अंतिम जो सबसे ऊपर वाली जो शाखा है उसको वो डिप नीचे झुका देती है. सेट मी डाउन अगेन. तो वो जो फैंसी वाली सिचुएशन थी उससे वो रियलिटी वाली सिचुएशन में आ गया है. तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स ऑफ फैक्ट एंड फैंसी. तो फैक्ट इज़ दैट ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू दिस अर्थ, क्योंकि अर्थ इज़ द राइट प्लेस वेयर ही वॉन्ट टू बी. है ना, वही सबसे अच्छी जगह है जहाँ वो रहना चाहता है, और अर्थ से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है. ही डजंट वांट टू बी ऑलवेज ऑन दैट ट्रीज ओनली. सो व्हाट ही डज इज दैट वन वुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक. तो वो कहता है जाना और वापस लौटना, ये दोनों ही एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं उसे. इसीलिए वो ये बात सोच रहा है दैट if a man does not like to be a swinger of birches and live in the two worlds of fact and fancy, he may be a worse man than a swinger of birches. That's why पोएम जो है यहाँ पे एंड हो रही है विद दिस लाइन दैट वन कुड डू वर्स दैन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. मतलब हमारी लाइफ बहुत ही वर्स हो जाएगी अगर हम नहीं चाहते, इफ़ वन डिड नॉट लाइक टू बी कम अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. यानी अगर आप बर्चेस पर स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं, उसके स्विंगर हैं, तो आप अपनी लाइफ की जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंसिड्रेशंस हैं, परप्लेक्सिटीज़ हैं, उनसे भी दूर हो जाएंगे. एंड देन आफ्टर रिफ्रेशिंग योर माइंड यू कैन कम बैक and enjoy your life on this earth. So that's all. I hope आपको ये poem समझ में आई होगी. It's a very wonderful, very interesting, very nice poem. Thank you for joining today's class.